स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो हमारा है उपसहज संयोजन यौगिक। ये हमारा पार्ट 4 है और इसी पार्ट 4 से ही हमारी जो केमिस्ट्री होगी चैप्टर 9 वो होगा इंडर। ठीक है, तो हम चलते हैं और चैप्टर 9 का जो सबसे लास्ट पार्ट है पार्ट 4 उसका अध्ययन करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के बारे में पढ़ा था, तो वही आज निकालना सीखेंगे। ठीक है, और आगे भी सीखेंगे। आगे उसी के हम कुछ पढ़ेंगे जो हमारा था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और संयोजकता बंध सिद्धांत। ये दो बचे थे तो इन लोग को भी पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और अध्ययन करते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता ये की संख्या ज्ञात करना, उसी को हम ज्ञात करना सीखेंगे इस क्लास में। तो देखिए यहाँ पे जो प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता किस प्रकार से निकालेंगे उसी के बारे में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है COCl3 और लिखा है .4NH3। इसका मतलब हम करवाएंगे रिएक्शन किसके साथ? AgNO3 के साथ। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो देखिए हम AgNO3 के साथ इसका हम करवाएंगे जब रिएक्शन, और इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे तो ये जो Ag जितने Cl को अपने साथ लेगा, ये जो Ag होगा वो जितने Cl को अपने साथ लेकर जाएगा वही उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे Ag का एक अणु है और एक Cl ये यहाँ से लेगा, बना लेगा AgCl। बाकी जितना भी पार्ट बचेगा वो सारा वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये Cl लिखा है और ये लिखा है 4NH3। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये Ag कितना Cl को परिवर्तित कर रहा है, तो ये Ag एक Cl को अपने साथ लेके जा रहा है, मतलब AgCl एक बन रहा है, तो यही इसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। तो इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी? एक, क्योंकि ये अपने साथ केवल एक Cl को ले जा रहा है। ठीक है, वहीं पे जितने भी कंपाउंड पिछली रिएक्शन में जो बचेंगे हमारे पास, जो ये रिएक्शन में जितने भी बाकी बचेंगे, तो देखिए यहाँ पे Cl जब एक चला जाएगा तो Cl2 बचेगा, दो बचेगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अणु है इसके ये कितने बचेंगे? 4। तो इन दोनों को ऐड करके द्वितीयक संयोजकता प्राप्त की जाती है। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। तो द्वितीयक संयोजकता क्या हो जाएगी? तो द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी 6। 2 और 4 कितना हुआ? 6। तो इस प्रकार से द्वितीयक संयोजकता निकाली जाती है। अब दूसरे वाले में देखते हैं। तो देखिए दूसरे वाले में हमने AgNO3 के 2 अणु ले लिए। अगर 2 अणु यहाँ पे होंगे तो यहाँ से 2 Cl जाएंगे, और जब 2 Cl जाएंगे तो यहाँ पे एक Cl बचेगा। ठीक है, एक Cl बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा एक, और इसके पास कितने हैं? 4। तो 1 और 4 कितने हुए? 5। तो द्वितीयक संयोजकता होगी 5, और 2 Ag 2 Cl को लेके जा रहे हैं तो ये बना 2 AgCl। तो प्राथमिक संयोजकता हो जाएगी 2। प्राथमिक संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। और यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता की बात करें, द्वितीयक संयोजकता होगी 1 + 4, मतलब द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी 5। इसी तरह से तीसरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमने 3AgNO3 लिए हैं, तो ये 3Ag3Cl को ले जाएंगे, तो यहाँ पे बन गया 3AgCl। तो यहाँ पे जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो हो जाएगी 3। और यहाँ पे अगर बात करेंगे हम किसकी? द्वितीयक संयोजकता की, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, और इसके पास बचेंगे 4। तो 0 + 4 कितना हो जाएगा? 4। तो हमारी जो द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी वो आ जाएगी 4। ठीक है, तो द्वितीयक संयोजकता कितनी आ जाएगी? 4। देखिए तो इसी से संबंधित हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 है, क्वेश्चन हमारा पहला है। देखिए यहाँ पे भी पूछा गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्न यौगिक में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बतलाइए। सूत्र यहाँ पे बोला गया है कि जब हम AgNO3 मिलाने पर हम मिलाते हैं तो 1 मोल चौड़ाई से, मतलब 1 मोल यौगिक लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या इधर दी गई है, और ये सबके सूत्र दिए गए हैं। सवाल ये है हमारा कि जो AgNO3 के जब हम इसमें मिलाएंगे
तो ये AgCl जितने बनाएगा उसकी संख्या दे दी गई है सेकेंड नंबर पे, ये है AgCl की संख्या, ये दिए गए हैं सूत्र। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है, प्राप्त करना है यहाँ पे, हमें यहाँ से प्राप्त करना है द्वितीयक और प्राथमिक संयोजकता। तो हम अगर प्राथमिक संयोजकता की बात करें तो प्राथमिक संयोजकता हमने बताया था जितने भी AgCl बनेंगे तो वो प्राथमिक संयोजकता होगी। तो इसकी प्राथमिक संयोजकता बता दी गई है, 2 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, 0 है। ठीक है, हमें द्वितीयक संयोजकता प्राप्त करना है। द्वितीयक संयोजकता बताया गया था कि जितने भी यहाँ पे ये लिखे हुए हैं और Cl कितने लिखे हैं, 2, तो यहाँ पे Ag के साथ जब इसने किया तो यहाँ पे 2AgCl है, कितने, 2AgCl, मतलब प्राथमिक संयोजकता 1 है क्योंकि 2AgCl, तो बचे यहाँ पे कितने, 4, तो 4 इसकी हो जाएगी द्वितीयक संयोजकता। तो इसकी 4 द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 Cl2 हैं, 2 चले गए तो बचे कितने, केवल 6, तो इसकी जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो 6 हो जाएगी। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ लिखा है 0, ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता 0 है, मतलब AgCl एक भी नहीं बना है, तो यहाँ पे पूरे 4 ये Cl हैं, 2 ये H2 हैं, 4 2 कितना होगा, 6, तो इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। अब यहाँ बात कर लीजिए, तो यहाँ Cl 3 है और 4 है NH3, ठीक है, तो 3 और 4, अब 1 मिनट देखिए, यहाँ पे AgCl 1 बन गया है तो इससे 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे Cl2 बचेगा, Cl2 तो 2 और 4 मतलब 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। आगे बात करेंगे तो आगे देखिए, यहाँ पे Cl2, ठीक है, यहाँ पे 2NH3। अब देखिए यहाँ पर भी एक भी AgCl नहीं बना है, जब एक भी AgCl नहीं बना है मतलब 2 Cl भी रहेंगे, 2 NH3 भी रहेंगे, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है, तो द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4। आगे हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। तो देखिए, अगर बात करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में इसी को बोलते हैं CFT। CFT क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके वैज्ञानिक ने इसको दिया था। तो देखिए, ये जो सिद्धांत था ये दिया था एच बॉथ ने, नामक वैज्ञानिक थे, मतलब एच बॉथ उनका नाम था और उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार उन्होंने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बताया कि जब केंद्रीय धातु, ये केंद्रीय शॉर्ट में लिखा गया है, लिख लीजिएगा पूरा, तो जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक समभ्रंश कक्षक, ठीक है, यह कक्षक असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक या समभ्रंश कक्षक या असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं, ठीक है, 2 कक्षकों में विभक्त हो जाते हैं या विपाटित हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये तो पहला नंबर की बात हुई क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। दूसरी चीज कि डी कक्षकों का यह विपाटन संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। जो ये विपाटन होता है डी कक्षकों का, ये निर्भर किस पर करता है, तो ये निर्भर करता है विपाटन संकुलों की ज्यामिति पर। दूसरी चीज बात करें, तीसरे नंबर की अगर बात करेंगे यहीं पे, तो डी कक्षकों का विपाटन जिन 2 समूहों में होता है उन्हें T2G व EG कक्षक कहते हैं, जिसे निरक्षी या अच्छी कक्षक कहते हैं, ठीक है। T2 का मतलब होता है निरक्षी और इधर जो EG है इसे अच्छी, तो निरक्षी और अच्छी कक्षक कहते हैं। इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है उसे हम लोग 10 डेसिबल या डेल्टा होता है, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है वो 10 डेसिबल या डेल्टा होता है। इस ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अगर ये पे 4th नंबर की हम बात करेंगे तो डी कक्षकों का जो विपाटन होता है वो निम्न 2 प्रकार से होता है। पहला होता है अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, दूसरा होता है चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र
विपाटन। ये देखिए यहाँ पे अष्टफलकी हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे समान ऊर्जा के डी कक्षक लिए गए हैं और ये दो भागों में बट रहे हैं। जो अधिक ऊर्जा में जा रही है, तो अधिक ऊर्जा जब वो जा रही है तो ये है उच्च ऊर्जा। उच्च ऊर्जा में जा करके ये अच्छी कंडीशन पे जा रहे हैं, तो ये दो कक्षक बनते हैं। और जो थोड़ा सा यहाँ से नीचे हो जाते हैं, ऊर्जा नीचे हो जाती है, ये 6 डेसिमल, ठीक है, 6 डेसिबल। और यहाँ से ये जब नीचे होती है तो आ जाती है 4 डेसिबल पर, ठीक है। तो ये कहलाती है निरक्षी। निरक्षी में वो 3 कक्षक में बट जाता है, DXY, DYZ और DZX में। ये असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक कहलाते हैं। ये 2 अलग बढ़ गए, ये 3 अलग बढ़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं द्विकक्षक का विपाटन। और यही हमारा कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो इस तरह से अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। हम बात करते हैं चतुष्फलकीय की। चतुष्फलकी की बात करें, चतुष्फलकी संकुलों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है वो देखिए यहाँ पे लिखा है समान ऊर्जा के डी कक्षक, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छी और ये निरक्षी। अब ये चतुष्फलकी में क्या होता है, 3 पार्ट ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब ऊपर उच्च ऊर्जा ना जाके निम्न ऊर्जा जाती है। और यहाँ पे ये उच्च ऊर्जा में आते हैं, DX2, Y2 और DZ2। तो इस तरह से ये होता है, इसे ही ये निरक्षी और ऊपर निरक्षी और नीचे अच्छी होता है। यहाँ पर भी ये असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक में ही बटे रहते हैं, ऊपर 4 डेसिबल, नीचे पे 6 डेसिबल पे 2 पार्ट में बटते हैं। इनके बीच भी जो विपाटन होता है क्रिस्टल क्षेत्र का, वो इसी प्रकार से होता है। आगे हम इनके अनुप्रयोग की अगर बात कर लेते हैं, तो अनुप्रयोग की बात करेंगे तो लिखा हुआ है उपसह संयोजक यौगिकों के रंग। अगर हम इनके रंग की बात करते हैं तो संक्रमण तत्वों से बनने वाले उपसह संयोजक यौगिक रंगीन होते हैं, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपतित प्रकाश के एक भाग को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और जिसे डी संक्रमण कहते हैं। अवशोषित रंग के पूरक रंग का प्रकाश ही परावर्तित या पारगमित होता है, ठीक है, तथा पूरक रंग ही दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ बात करेंगे तो उपसह संयोजन यौगिक, और यहाँ पे ये है अवशोषित प्रकाश और ये है उपसह संयोजक का रंग। तो देखिए ये 2 उदाहरण हमारे पास है। पहला है CONH3 Cl और ऊपर लिखा है 2+2। इसका जो अवशोषित प्रकाश होगा वो होगा पीला और उपसंयोजन का रंग होगा इसका बैगनी, ठीक है। यहीं पे दूसरे की अगर बात करेंगे तो CONH3 और 3+2। यहाँ की बात करेंगे तो इसमें भी जो अवशोषित प्रकाश होगा वो नीला हरा होगा और उप संयोजन यौगिक का जो रंग होगा वो बैगनी ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर, यह सिद्धांत धातु व लिगैंड को केवल आवेशित बिंदु मानकर स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। ये सिद्धांत धातु व लिगैंड को केवल आवेशित बिंदु मानकर स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। दूसरी चीज, यह धातु के केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है या एस और पी कक्षकों की नहीं। लिगैंड्स की अगर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो जो लिगैंड्स होते हैं उनके विपाटन की व्याख्या ये नहीं करता है। वहीं पे 4 पार्ट की अगर बात करेंगे तो संकुलों में पाई आबंधों को नहीं समझाता है। संकुलों में ये पाई आबंधों को नहीं समझाता है। यहीं पे 5 पॉइंट की बात करेंगे तो लिगैंड को महत्व नहीं देता है। क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत है ये लिगैंडों को भी महत्व नहीं देता है। तो ये थी इनकी सीमाएं, ठीक है। हमने इनकी सीमाओं के बारे में बात कर लिया। अब हम पढ़ लेते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा इंद्र, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के। देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में VBT बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह सिद्धांत
किसने दिया था? तो ये सिद्धांत पॉलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। इस सिद्धांत की सहायता से किसी उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। एक उसमें है समन्वय संख्या, दूसरे पे संकरण, तीसरे पे है ज्यामिति। तो देखिए इसकी जब समन्वय संख्या 2 होगी और संकरण इसमें sp होगा और ज्यामिति होगी रेखीय। वहीं पे अगर 4 समन्वय संख्या होगी sp क्यूब संकरण होगा और ज्यामिति होगी चतुष्फल की। यहाँ पे जब 4 समन्वय संख्या होगा, यहाँ पे होगा dsp स्क्वायर संकरण और यहाँ पे वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होगी। यहाँ पे 6 समन्वय संख्या होगी और यहाँ पे डी स्क्वायर sp क्यूब और sp क्यूब डी स्क्वायर संकरण होगा और इसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी अष्टफल की। अब अगले पॉइंट की बात कर ले, तो अगले पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसे उपसंयोजक बंध कहते हैं। तीसरे अगर पॉइंट की बात यहाँ पे करेंगे तो यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगैंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, परंतु इसकी संभावना बहुत कम होती है। अगर क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगैंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो बनता है, लेकिन परंतु इसकी जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगली हेडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो अगली हेडिंग हमारी है उपसह संयोजक यौगिकों की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण। इसके चुंबकीय गुण और ज्यामिति की बात कर लेते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं केंद्रीय धातु जो परमाणु होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप। दूसरी चीज कि निम्न लिगैंड की पहचान करते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो पार्ट है, सबसे पहले हम क्या कर चुके हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं शायद, कि प्रबल लिगैंड जो होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं, जैसे CO CN निगेटिव और NO2 निगेटिव, और ये लिखा हुआ है क्या BiPy और EN ये ग्रुप भी होता है और NH2 ग्रुप भी होता है, ये PY ग्रुप भी होता है और NCS निगेटिव, ठीक है, आदि ये ग्रुप होते हैं। ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव का युग्मन करते हैं। दूसरी चीज अगर हम दुर्बल लिगैंड की बात करेंगे तो ये केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये दुर्बल लिगैंड होते हैं, जैसे H2O C2O4 डबल निगेटिव, C2H5OH और OH निगेटिव, F निगेटिव, NO3 निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव आदि, ठीक है, ETC, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। यहाँ पे तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में भरते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें तो भरे कक्षकों के आधार पर संकरण व ज्यामिति का पता लगाते हैं यदि यौगिक के निर्माण में N-1D कक्षक भाग लेते हैं। यदि यौगिक के निर्माण में N-1 कोष्टक बंद D कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसा यौगिक अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। यदि यौगिक के निर्माण में ND कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसा यौगिक बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। अगर यहीं पे अगले पॉइंट की हम बात करेंगे तो यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में होते हैं तो यौगिक प्रतिचुंबकीय होता है, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं होते हैं तो ऐसा यौगिक अनुचुंबकीय होता है। अगर यहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें, इसके चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो म्यू बराबर
n कोष्ठ में n+2 होता है। ठीक है, यहीं पे ये सब हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया गया है ज्यामितीय और चुंबकीय गुण के बारे में, सब हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। आगे लिखा हुआ है Bm बराबर, यहाँ पे कोष्ठ में लिखा हुआ है n जो है उसको क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से डिनोट किया जाता है। तो सूत्र हमारा होता है म्यू बराबर, और कोष्ठ में क्या होता है n+2, इसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल हमको दे दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है हेक्सासाइनोफेरेट आयन। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसमें सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, संकरण बताना है, ज्यामिति बतानी है, प्रकार बताना है, चुंबकीय प्रकृति बतानी है और चुंबकीय आघूर्ण बताना है एक ही एग्जाम्पल में। तो चलिए सबसे पहले हम अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाली जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आता है तो Fe की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2। अगर Fe की बात करें, Fe का जो परमाणु क्रमांक वो 26 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, लेकिन 4s वाला सबसे लास्ट में ही होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कह दें कि अगर हम यहाँ पे 2 कम कर दें या 4 निगेटिव लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 कम कर दें या 4 निगेटिव लगा दें, यहाँ पे 4 ही निगेटिव लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, कम कर ले, मान लीजिए, या 2 कर दें, कम कर दें, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाना होगा, 2 कम करना होगा, तो यहाँ पे हम 2 निगेटिव लगा सकते हैं। ठीक है, 2 निगेटिव। तो देखिए हमने ये इस तरह से लिख दिया, 2 कम कर दिए यहाँ पे, तो n1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 इस तरह से लिखे हुए हैं, 4gs0 4p0 4d0 4f0, सब में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 2 पहला कक्षक ही केवल पूर्ण है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये दोहराने लगा ये कक्षक। ठीक है, तो ये पहला कक्षक यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे दूसरी बात अगर हम करें तो बात करते हैं यहाँ पे Cn निगेटिव की, ये एक प्रबल लिगैंड कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को युग्मित भी करेगा, क्योंकि इसमें Cn केंद्रीय धातु होती है जिसे केंद्रक बोलते हैं। तो ये जो है ये प्रबल लिगैंड का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को युग्मित भी करेगा। यहाँ हम अगर Fe डबल पॉजिटिव की बात करेंगे तो Fe डबल पॉजिटिव की अगर बात कर लें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो चले जाएंगे, 4s2 यहाँ से हट जाएगा और 3d6 बचेगा, तो हम 3d6 को भरेंगे। तो देखिए हम इस प्रकार से भी इसको भर सकते हैं। पहले हमने एक सब में भरते हैं डी कक्षक में, लेकिन हमने क्या किया, हमने इस तरह से भी किया था, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले हम क्या करने, पहले पूरा कर दें, दूसरा पूरा कर दें, तीसरा पूरा कर दें, और चौथा कक्षक, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, लास्ट वाला कक्षक, ये अधूरा अधूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से, और 4s वाला 0 है, यहाँ पे 4p वाला 0 है ही है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि FeCN6 और 4 निगेटिव अगर बात करता है, 4 निगेटिव की बात करता है, मतलब 4 निगेटिव की बात करेगा तो मतलब 4 और ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे पास। अगर निगेटिव की बात कर दे तो 4 हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। जब 4 एक्स्ट्रा बढ़ेंगे हमारे पास तो ये 2 कक्षक जो हैं ये भी पूर्ण हो जाएंगे। तो देखिए ये जो खाली स्थान थे इनको पूर्ण कर दिया गया जब 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इस तरह से इसको बना दिया गया। आगे लिखा है ये देखिए इस तरह से 4s2, ये तो ये सब भी भर दिए गए, कंप्लीट कर दिए गए। तो इस तरह से जब ये कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ये किस कारण से, क्योंकि ये लिखा है 6Cn, तो 6Cn, ये 6Cn से भरे गए हैं, ये केंद्रीय धातु से 6Cn से भरे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भरे गए हैं, और इसमें 4 हम जोड़ देंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरह से ये भर दिए गए हैं परमाणु, इस तरह से मतलब ये कक्षक भर दिए गए हैं। आगे हम इसमें संकरण की अगर बात करते हैं तो संकरण इसमें होता है d2sp3। ठीक है, यहाँ पे ज्यामिति की अगर इसकी बात कर लें तो ज्यामिति यहाँ पे अष्टफलकीय होगी। अगर प्रकार की बात करें तो n-1d के कारण अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा। ये n-1d के कारण ये क्या कहलाएगा, अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा। यहीं पे अगर इसकी चुंबकीय प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो चुंबकीय प्रकृति में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। दूसरी अगर बात करें हम यहाँ पे
हम इसकी बात कर रहे हैं, केवल अब Fe की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं पूरे की, FeCl6 और 4 निगेटिव की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो इसकी प्रकृति होगी वो हो जाएगी प्रतिचुंबकीय। अगर यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो हमने अभी सूत्र पढ़ा था N+2, तो N जो होगी वो 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि यहाँ पे सभी कक्षक पूर्ण है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो N की जो संख्या होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, 0+2 का मान, अब 2 का गुणा जब 0 में करवाएंगे 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 0 Bm। Bm इसका मात्रक होता है, ठीक है, वेबर मीटर। ठीक है, तो ये इसका मात्रक होगा चुंबकीय आघूर्ण का। तो इस तरह से 0 आंसर आ गया हमारा। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाओं के बारे में। अगर हम इसकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे तो पहला हमारा नंबर यहाँ पे है कि इसमें अनेक प्रकार का पूर्वानुमान है। ठीक है, इसमें क्या है? अनेक प्रकार का संयोजकता आबंध सिद्धांत की जो सीमाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला जो नंबर है कि इसमें अनेक प्रकार का पूर्वानुमान है, मतलब पूर्व से ही अनुमान लगाया जाता है। और दूसरा नंबर, यह चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। तीसरे अगर नंबर की बात करेंगे इसमें, तो यह उप सह संयोजन यौगिक के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है। और चौथी चीज कि चतुष्फल की व वर्ग समतली संरचनाओं का सही अनुमान भी नहीं लगा पाता है। और पांचवा नंबर इसमें है इसकी सीमा में कि यह उप सहसंयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकी और गतिक स्थायित्व की कोई भी व्याख्या नहीं करता है। और यहीं पे 6 पॉइंट की अगर बात करेंगे तो दुर्बल व प्रबल लिगैंड्स के मध्य कोई भी विभेद नहीं करता है। तो ये है हमारा संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमा। तो यही से जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो होती है कंप्लीट। फर्स्ट मतलब पार्ट जो होता है, भाग पार्ट हमारा मतलब भाग हमारा जो 1 था केमिस्ट्री का बुक का, वो हमारा यहीं से एंड होता है। चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले चैप्टर पे हम अध्ययन करेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन का, वो चैप्टर नंबर 10 होगा। तो चलिए यहीं से हमारी जो क्लास होती है वो होती है एंड।